अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा लेसन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो लेसन नंबर 41 से 45 तक डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे सारे लेक्चर्स। एनीवेज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली हम लोग जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ रहे हैं। कोड ENG 504 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन करके। मैंने आपको जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बताया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग लर्निंग ऑफ कल्चर इन सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम्स से रिलेटेड है। अब इस लेक्चर में सबसे पहले आप ये देख लो कि कल्चर होता क्या है। कल्चर क्या है? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट लोग जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। उनके कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, उनके बिलीफ डिफरेंट हो जाते हैं, उनके लैंग्वेज डिफरेंट हो जाते हैं। तो कल्चर इस चीज़ को कहा जाता है। अब कल्चर जो है वो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में क्या है बेसिकली? कल्चर जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ हम जो है वो कल्चर में रह के सीख सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। अब कल्चर जो है वो हमारी बेसिकली लर्नर्स को शेप करता है, उसकी मोटिवेशन को शेप करता है, उसकी परसेप्शन को शेप करता है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उनको शेप करता है। ठीक है। कल्चर में रह के हम जो लर्नर्स हैं जो सेकेंड लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, वो जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो मोटिवेट होते हैं। उनकी परसेप्शन जो है वो शेप हो सकती है, डेवलप हो सकती है। उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं, जो स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए एक एज अ लर्नर, हम लोग वो उसको डेवलप कर सकते हैं, उनको शेप दे सकते हैं। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कल्चरल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड नॉन जजमेंटली। अब जो कल्चरल इन्फॉर्मेशन है वो जजमेंटली नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जजमेंट किसको कहते हो? किसी को जज करना, राइट एंड रॉन्ग कहना, गुड और बैड कहना। ठीक है। नॉन जजमेंटल क्या है? यू डू नॉट सी समथिंग गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। ठीक है। आप किसी को ये नहीं कह रहे कि हाँ तुम ठीक हो या तुम गलत हो, तुम मतलब बुरे हो या तुम अच्छे हो। आप किसी को जज नहीं कर रहे। नॉन जजमेंटल इज़ दैट। तो कल्चरल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि हमें जो है वो नॉन जजमेंटल होना चाहिए, विदाउट प्लेसिंग वैल्यू और जजमेंट और ऑन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स नेटिव कल्चर एंड द कल्चर एक्सप्लोर्ड इन द क्लासरूम। ना हमें उनकी जजमेंट स्टूडेंट्स के ऊपर, यानी कि हमें जो है वो उनका कल्चर जो भी है, अगर क्लासरूम में स्टूडेंट्स जो है वो नेटिव कल्चर से बिलोंग करते हैं या फिर हमारे डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तब भी हम जो हैं वो उनको जज नहीं कर सकते। ठीक है। ये हमारा राइट नहीं है कि हम किसी को जज कर सकें। अब जो है वो क्राम्स 1993 डिस्क्राइब करता है कि थर्ड कल्चर के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है ऑफ द लैंग्वेज क्लासरूम, कि क्लासरूम की में क्या एक जो है ना वो जजमेंटल होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। एक थर्ड कल्चर को जो है वो डिस्क्राइब करता है बेसिकली। अ न्यूट्रल स्पेस दैट लर्नर्स कैन क्रिएट एंड यूज टू एक्सप्लोर एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एंड टारगेट कल्चर एंड लैंग्वेज। अब वो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है थर्ड कल्चर के बारे में। अब थर्ड कल्चर क्या है? लर्नर्स जो हैं जो खुद क्रिएट करते हैं और ख़ुद यूज़ करते हैं। लाइक ये कि लर्नर्स जो हैं वो खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनको ये नहीं कहा जाता कि ये गलत है, ये सही है, जजमेंटल है, ये नॉन जजमेंटल है। उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। लाइक ठीक है। उनको ये कहा जाता है कि आप खुद एक्सपीरियंस करके और ख़ुद जो है ना रिफ़्लेक्ट करो अपना ऑन टारगेट, यानी कि अपना खुद जो है आप जो कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो जो लैंग्वेज या कल्चर, आप उसको खुद से जो है वो क्रिएट करो, एक्सप्लोर करो। Teachers must allow students to observe and explore cultural interactions from their own perspective to enable them to find their own voices in this second language speech community. टीचर्स को जो है वो अलाउ करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो खुद से ऑब्ज़र्व करें एंड एक्सप्लोर करें, इंटरेक्शन करें जब एक दूसरे के साथ कल्चरल जब डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे हर चीज़ को, तो वो अपना एक उनका पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। ये नहीं कि टीचर ने कह दिया ये ठीक है तो आप भी कहो हाँ ये ठीक है। नहीं, आप उनको टीचर्स को चाहिए कि वो उनको उनकी ऑब्जर्वेशन पे छोड़ दें, कि वो खुद से ऑब्ज़र्व करें, एक्सप्लोर करें स्टूडेंट्स, और फिर जो है ना वो अपना एक ऑन पर्सपेक्टिव जो है वो हमें बताएं कि क्या चीज़ उन्होंने फाइंड की है स्पीच कम्युनिटी में।
Cultural activities and objectives should be carefully organized and incorporated into lesson plans to enrich and inform the teachers teaching content. अब इसमें क्या कहा जा रहा है लास्ट लाइन में कि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये कह रहे हैं कि टीचर्स को चाहिए कि वो अपना लेसन प्लान बना के रखें जिसमें वो टीचिंग कंटेंट, यानी कि हमें पता हो कि ऑलरेडी उन्होंने क्या चीज़ जो है वो टीच करवानी है, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बताई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल का यूज़ करना है। प्रोवर्ब्स, अब प्रोवर्ब्स में क्या, डिस्कशन ऑफ कॉमन प्रोवर्ब्स एंड देयर कंपेरिजन टू दी प्रोवर्ब्स इन स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। रोल प्ले, they can act out communications based on cultural differences। जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं उसमें आपने मिसकम्युनिकेशंस वाला रोल प्ले नहीं करना, यानी कि नेगेटिव रोल प्ले नहीं करना, नॉन जजमेंटल नहीं बनना। इन शॉर्ट, कल्चर कंपल्स कैप्सूल्स presented objects like figurines, tools, jewelry and art originated from the target culture। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ पे क्या है, स्टूडेंट्स एज कल्चर रिसोर्सेज एक्सचेंज स्टूडेंट्स एंड इमिग्रेट स्टूडेंट हु स्पीक टारगेट लैंग्वेज एट होम कैन बी इनवाइटेड एट एक्सपर्ट्स रिसोर्सेज। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज स्टूडेंट्स या इमिग्रेट स्टूडेंट जो हैं वो जब टारगेट लैंग्वेज को बोलते हैं घर में, उनको इन्वाइट किया जाता है एक्सपर्ट रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, ये रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो बात कर रहा है ये पॉइंट। उसके बाद है एथनोग्राफिक स्टडीज़ क्या करती है, कैरिंग आउट इंटरव्यू विद नेटिव स्पीकर, इंटरव्यू लेती है नेटिव स्पीकर का, हैविंग डिस्कशन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो डिस्कशन की जाती है। सेवन्थ में क्या है, लिटरेचर एज इट इज़ रेपिलेट विद कल्चरल इंफॉर्मेशन। अब लिटरेचर जो है वो कल्चरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जो भी कल्चर्स की इंफॉर्मेशन है। 8 पे क्या है, फिल्म इट कनेक्ट्स विद लैंग्वेज एंड कल्चर मस्ट बी फुली इनकॉर्पोरेटेड एज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब वाइटल कंपोनेंट कहा जा रहा है कल्चर को कि विदाउट कल्चर हम एक लैंग्वेज नहीं सीख पाते। ठीक है, जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जब हम जो है वो एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट कल्चर हैं। जब तक हम उनके कल्चर को नहीं सीखेंगे कि उनकी कल्चर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उनकी बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, उनकी जो है वो कम्युनिकेशन किस तरह से वो करते हैं, कौन सा वर्ड वो जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम लोग ईजीली जो है वो एक सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग कर सकते हैं जब हमें बहुत सारी जो है ना इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। लेसन नंबर 42 की तरफ आते हैं, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड टीचिंग। Researchers propose that second language acquisition research has played on two recent pedagogical proposals। अब यहाँ पे जो है वो रिसर्चर्स क्या प्रपोज करते हैं, क्या देखते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो रिसर्च है उसमें दो जो है ना वो प्रपोजल्स देखे जाते हैं या प्ले किए जाते हैं। वो कौन कौन से दो प्रपोजल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रपोजल है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है हम टीचिंग के थ्रू जो है वो देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फोकस ऑन फॉर्म इन मीनिंग बेस्ड करिकुला। अब इसमें जो है फॉर्म यानी कि फोकस ऑन फॉर्म कि हमें एक स्ट्रक्चर बताया जाता है, एक फॉर्मेशन बताई जाती है कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब क्या वो फोकस ऑन फॉर्म है, क्या वो स्टेप्स हैं वो देखो। इनपुट प्रोसेसिंग, सबसे पहले आपने इनपुट जो अपना देखा उसको आपने प्रोसेस करना है। इनपुट इन्हांसमेंट है, फॉर्म फोकस्ड आउटपुट है एंड नेगेटिव फीडबैक है। ये 4 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आपको कहा जा रहा है कि फोकस ऑन फॉर्म। इन 4 स्टेप्स के थ्रू जो है वो आप इजीली लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो या सीख सकते हो। ठीक है, ये आगे जाके जो है ना वो आपको इन डिटेल बताया हुआ है कि इनपुट प्रोसेसिंग क्या है, इनपुट इन्हांसमेंट क्या है और आउटपुट क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है। तो अभी जितना थोड़ा सा स्टेप्स हैं वही आप याद कर लो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि देन इट विल डील विद 2 रिलेटेड पैरालॉजिकल इश्यूज़। 2 इश्यूज़ जो हैं वो इनसे डील करती है ये जो फोकस ऑन फॉर्म है ये। अब किस चीज़ से वो डील करती थी, चॉइस ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म्स इन फोकस इंस्ट्रक्शन। अब क्या चीज़ के लिंग्विस्टिक फॉर्म्स, अगर आपको पता ही नहीं है आपने कौन सी ग्रामर कौन सी वोकेबलरी का वर्ड यूज़ करना है, आपने लिंग्विस्टिक फॉर्म में क्या आ जाता है, आपकी वोकेबलरी, आपकी ग्रामर, ये सब चीज़ें ना। तो आपको जब पता ही नहीं है आपने कौन सी ग्रामर, आपका कौन सा वर्ड कौन सी सेंटेंस में चूज़ करना है,
प्रोवर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, तो आपके लिए जो है वो लैंग्वेज सीखना एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। दूसरा क्या है, एंड इट्स बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल फैक्टर्स इन द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। और अगर आप जो है वो लर्निंग को सक्सेसफुली हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपकी इंडिविजुअल फैक्टर के ऊपर। यानी कि अगर आप मोटिवेट हो इस चीज़ को सीखने के लिए, आप इंटरेस्टेड हो, तो ही आप इस लैंग्वेज को सीख सकोगे। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात हुई है। अभी 2 इश्यूज़ मैंने आपको बताया, अगेन रिपीट कर रही हूँ आपके साथ। एक इशू कौन सा, लिंग्विस्टिक फॉर्म का, कि अगर आपको लिंग्विस्टिकली नहीं पता कि किस तरह से आपने वर्ब्स और कहाँ पे जो है ना ग्रामर वोकैबुलरी यूज़ होनी है, तो आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। दूसरा इशू मैंने आपको क्या बताया कि ये डिपेंड करता है आपका, इसका जो बेनिफिट है लैंग्वेज की लर्निंग का, वो डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल के फैक्टर्स पे या लर्निंग कॉन्टेक्स्ट पे। किस तरह से आप लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रहे हो, ये स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, फॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो, तो आप इस लैंग्वेज को जो है वो सीख सकते हो। जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं, जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वीडियोज़ मेरी जाके देख सकते हो, इन डिटेल मैंने आपको वहाँ पर बताया है सारा कुछ। अब जो रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो रिलेशन है टीचिंग के साथ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ना ही ये डिटरमाइंड है। यानी कि ये कंफर्म नहीं है। डिटरमाइंड का क्या मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या फिर जो है ना हमें डिसीजन तक लेके जा रहा है, हमारी फाइंड आउट हमें निकाल के दे रहा है, कंक्लूजन हमें दे रहा है, ये कन्फर्मेशन हमें दे रहा है। तो ना ही ये एक जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ना ही ये डिटरमाइंड है दैट हाउ मच इन्फ्लुएंस सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन शुड प्ले ऑन लैंग्वेज टीचिंग। अब स्टडीज़ शो दैट प्रोपोर्शनल लैंग्वेज विद इन टीचर एजुकेट्स कोर्सेज प्ले रोल इन शेपिंग टीचर्स। अब प्रोपोर्शनल नॉलेज क्या करती है, टीचर को एजुकेट करती है कि किस तरह से जो है ना वो शेप करना है अपने आप को, टीचर्स ने किस तरह से अपनी डेवलपमेंट करनी है और फिर जाके जो है ना वो एक रोल प्ले करना है। यानी कि अगर उनमें जो है वो एरर्स हैं टीचर्स में, तो वो अपने आप को प्रोपोर्शनल नॉलेज के थ्रू जो है वो एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को शेप कर सकते हैं। अब जो है वो सेकंड टॉपिक देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च। क्या क्रिटिसिज्म जो है वो नज़र आता है हमें सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, क्या रिसर्चर्स जो है हमें बताते हैं। अब इसमें जो है वो बात की जा रही है प्रोपोर्शनल नॉलेज की अगेन, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है इंस्टेड दे व्यू टीचिंग एज इंट्यूटिव knowledge that takes form of theories or as a craft where the context guide the teachers movement to movement decisions। अब प्रोपोर्शनल नॉलेज के थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने जो टीचर्स हैं वो अपनी जो एक पर्सनालिटी है या अपनी जो एरर्स हैं उनको किस तरह से जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं, उनको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें क्रिटिसिज्म में बताया जा रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट किया था टीचिंग की जो प्रोपोर्शनल नॉलेज है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, है वो रिजेक्ट करके प्रोपोर्शनल नॉलेज को टीचर्स का उन्होंने देखा कि जो टीचिंग है वो एज इंटुएटिव नॉलेज है। यानी कि हम लोग इंटुएटिव नॉलेज, अब मैं आपको बताने लगी हूँ, आपने बड़े गौर से सुनना है कि यानी कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस देखा जाता है, सब्जेक्टिव रियल नॉलेज को देखा जाता है। लाइक आपका अगर आप कोई चीज़ लर्न करना चाह रहे हो तो वही बात कि आप कल्चर के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो एक लर्न करते हो एक चीज़ को, तो आप हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो। डिफरेंट कल्चर के जब लोगों से इंटरेक्शन करते हो तो आपको एक पर्सन के कल्चर का भी जो है ना वो पर्सपेक्टिव मिलता है, सेकंड कल्चर के पर्सपेक्टिव भी मिलता है, थर्ड का भी मिलता है। तो आप सबको जो है वो जब गैदर करते हो तो आपके पास एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आ जाता है, आपके पास एक न्यू नॉलेज आ जाती है, एक रियल नॉलेज आ जाती है, और फिर जाके आप जो है वो उसको अप्लाई करते हो किसी चीज़ पे या उसकी लर्निंग स्टार्ट करते हो। तो क्रिटिसिज्म जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पे इसी चीज़ का हुआ था कि प्रोपोर्शनल नॉलेज को उन्होंने जो है वो रिजेक्ट करके इंटुएटिव नॉलेज, यानी कि आप जो है वो सब्जेक्टिव नॉलेज के थ्रू जो है ना लर्निंग कर सकते हो, रियल नॉलेज को जो है वो गेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, आपको उन्होंने इंटुएटिव नॉलेज के बारे में जो है वो फोकस करवाया था उस चीज़ के ऊपर। अब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT, ये क्या है, ये है डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं, अपनी इंटरेक्शन को डेवलप कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन की उसको डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली इन रियल लाइफ। स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है ना वो इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली रियल लाइफ में किस तरह से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है ना बिहेव करना है, किस तरह से जो है ना कम्युनिकेशन करनी है,
वो ये चीज़ कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग के थ्रू जो है ना वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ किस तरह से जो है ना वो कम्युनिकेशन करनी है या इंटरेक्शन करनी है, या स्टूडेंट को टीचर के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करनी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में आ जाती हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब आपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो देखे होंगे क्लासरूम में। अगर आप अपनी एग्जांपल लेते हो या अपनी स्कूल लाइफ की एग्जांपल लेते हो, तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल लाइफ में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करने से जो है वो घबरा रहे होते हैं। आपका डे वन जब होता है स्कूल में, तो आपको इंटरेक्शन का बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज होता है। आपकी जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होती हैं, आपका जो इंटरेक्शन है वो ज़ीरो होता है। आपको नहीं पता आप कि आपने किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना है, या फिर आपने किस तरह से जो है वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करना है। अगर आपको मैं बात करूं कि आपके कॉलेज लेवल या 9-10 लेवल की, तो तब भी आपका जो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स आपस में तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट और टीचर जो है वो आपस में जो उनकी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। यानी कि स्टूडेंट्स के पास ज़ीरो स्किल्स होती हैं कि वो किस तरह से टीचर के साथ कॉन्फिडेंटली या इफेक्टिवली बात कर सकता है। तो हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो यही चीज़ की डेवलपमेंट कराती है और हमें सिखाती है कि हमने किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से स्टूडेंट ने स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट ने टीचर के साथ इंटरेक्शन करनी है। अब क्रिटिसिज्म ऑन क्रिश्चियंस थ्योरी वाज वेल ट्यून्ड टू द नीड्स ऑफ टीचर्स। अब क्रिश्चियंस थ्योरी हमें क्या बताती है कि हमें जो है वो अवेयर करती है कि टीचर की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, या हमें अवेयरनेस देती है सिचुएशन की टीचर्स क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, यानी कि टीचर की क्या नीड्स हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनकी क्या अवेयरनेस है, उससे रिलेटेड यानी कि टीचर्स को हम इसकी हेल्प से क्रिश्चियंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ठीक कर सकते हैं उसकी नीड्स को, या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं हम लेसन नंबर 43 की तरफ, फोकस ऑन फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम इंस्ट्रक्शंस की, और फोकस ऑन फॉर्म पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो रिएक्शन टू इमर्जन programs and options for focus on form. Up the interest in focus on form also came as a reaction to the studies of French immersion programs in India. तो सबसे पहले आप ये देखो कि इमर्जन प्रोग्राम होता क्या है। इमर्जन कहा जाता है डीपली इंगेज्ड, आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, डीपली इंगेज हो जाओ, उसको इमर्जन कहते हैं। अब इमर्जन प्रोग्राम क्या है, इसका एम होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो सही से जो है वो टीच करवाई जाए। वो जो भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, सराइकी लैंग्वेज, कुछ भी लैंग्वेज, उसके लिए जो है वो एक प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है और फिर उसको लैंग्वेज सिखाई जाती है स्टूडेंट्स की हेल्प से, सॉरी टीचर्स की हेल्प से। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है आपको कि जो है वो फ्रेंच इमर्जन प्रोग्राम जो है वो हमें कनाडा में देखने को मिली थी। फोकस इमर्जन फ्रेंच इमर्जन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक प्रोग्राम सेट किया जाता है जिसमें हम जो है वो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं कि किस तरह से आपने सेकेंड लैंग्वेज को सीखना है, यानी कि आपको कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के स्टेप्स बताए जा रहे हैं और फिर जाके आप एक लर्निंग प्रोसेस शुरू कर रहे हो। तो इमर्जन में फ्रेंच इमर्जन जो है वो प्रोग्राम रखा गया था इन कनाडा में। इनिशियल स्टडीज़ शोड पॉजिटिव एविडेंस एज रिगार्ड। अब सबसे पहले जो है वो बताया जा रहा है आपको, अगर मैं इन शॉर्ट इधर से पढ़ के ना सुनाऊँ तो आई थिंक कि आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फ्रेंच के लोग थे जब उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया था तो उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एविडेंस था, यानी कि पॉजिटिविटी जो है वो उनकी सीखने को मिली थी। जब लोगों ने वो उसको स्टूडेंट्स ने जब उसको अटेंड किया तब उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। उनको जो है वो समझ में आ गया, उन्होंने वो जो है ना वो स्टार्ट कर दी लर्निंग, ठीक है, जो उन्होंने स्टेप्स बताए। लेकिन फिर हमें लेटर स्टडीज़ में ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स थे स्पोकन फ्रेंच शोर लेस पॉजिटिव रिजल्ट्स, लेकिन फिर हमें जो है वो लेस पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जब हम लेटर स्टडी करते हैं। अब फर्दर आप लोगों को जो है वो 4 नोटिसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म बताई गई हैं। वो कौन सी माइक्रो ऑप्शंस हैं वो आप देखो। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोडक्शन प्रैक्टिस एंड नेगेटिव फीडबैक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, इन डिटेल जाके आपको नीचे पता चलेगा, तो वो वही यही चैप्टर है। अब बेसिकली इसमें जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स बताई जा रही हैं। ये जो आपका टॉपिक है सबसे मेन पे आप देखो, फोकस ऑन फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यही हैं, तो इनको गौर से सुनना है। अगर आपके लॉन्ग में या शॉर्ट में आता है तो आप इजीली लिख सको, आपके पास कंसेप्ट हो। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले, ठीक है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, किसी चीज़ को प्रोसेस करना, ठीक है।
ये इसको जो है वो हम लोग इनपुट स्टेज कह सकते हैं कि अपनी जो प्रोसेसिंग है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम जो है वो फर्स्ट स्टेप को यूज़ करते हुए हम लोग जो है उसको देख रहे हैं। अब जो ये प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस है वो बेसिकली इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसके जो ग्रामेटिकल या फिर फॉर्म है या फिर जो मीनिंग है उसको लर्न कर सको आप लोग, उसके आपके लिए इजी हो। इन शॉर्ट कि आपका जो लिंग्विस्टिक कम्प्रीहेंशन है, जो आपकी लिंग्विस्टिक फॉर्म है, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आप पंजाबी लैंग्वेज सीख रहे हो, उसकी क्या फॉर्मेशन है, उसकी क्या मीनिंग है, उसकी क्या ग्रामेटिकल जो है ना वो स्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप किस तरह से जो है वो लर्न कर सकते हो। इसको इसीलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप जो है वो एक इनपुट ले सको इन सारी चीज़ों की। इसके साथ जो है ना व्हेन लर्नर्स आर एक्टिवली एंगेज इन कॉम्प्रीहेंशन, इसमें जो होता है लर्नर्स जो है वो एक्टिवली एंगेज होते हैं। यही जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो आपको दिखाया जाता है कि आपने किस तरह से जो है ना वो ग्रामेटिकल या फॉर्म्स या मीनिंग्स को किस तरह से लर्न करना है। तो इन शॉर्ट कि किस तरह से आप इंगेज हो रहे हो, बेसिकली आप इस सारी कॉम्प्रीहेंशन के साथ इंगेज हो रहे हो और फिर जाके जो है ना वो एक लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। अब एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन क्या है? अब एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन कहा जाता है जब आप सीख गए हो, ठीक है, आपने जो है वो लर्निंग कर ली है, ग्रामेटिकल फॉर्म्स, मीनिंग्स आपने सब कुछ देख लिया है कि किस तरह से रूल्स जो है ना वो हैं, ठीक है, किसी चीज़ के, किसी लैंग्वेज के। तो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस अगेन रिपीट कर देती हूँ आपको। जब आप लैंग्वेज के रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स को सीख गए हो, उसकी ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन थ्रू एक्सप्लेनेशन एंड फीडबैक, फीडबैक के थ्रू और एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब एक्सप्लिसिट को उन्होंने डिक्लेरेटिव नॉलेज कहा है। आपको डिक्लेरेटिव नॉलेज का अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। डिक्लेरेटिव नॉलेज को कहा जाता है नोइंग ऑफ फैक्ट, यानी कि आप हर चीज़ की नॉलेज आपके पास है, आप डिक्लेयर हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो एक्सप्लिसिट भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप इस पॉइंट पे आ गए हो, इस स्टेप पे आ गए हो, सबसे पहले आपने इनपुट प्रोसेसिंग की जिसमें आप लर्निंग कर रहे थे, आपको पता चल रहा था आपने लर्निंग किस तरह से करनी है। लेकिन एक्सप्लिसिट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस में आपने क्या किया कि आपके पास नॉलेज आ गई, आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और किस तरह से वोकैबुलरी को आपने जो है वो लर्न करना है या किस तरह से यूज़ करना है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज को कहा जा रहा है इज़ एज्यूम टू फॉस्टर डेवलपमेंट। अब ये हमारी डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है ऑफ इम्प्लिसिट प्रोसीजरल नॉलेज थ्रू इनटेक फैसिलिटेशन। अब ये जो है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल है। इम्प्लिसिट नॉलेज क्या है वो आप सुन लो कि इम्प्लिसिट नॉलेज क्या है। इम्प्लिसिट नॉलेज में जो है वो आपको ऐसी कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करो। आपको जो है वो मूवीज़ को देखने को बोला जाता है, रीड करने को, बुक्स को बोला जाता है ताकि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज को अचीव करो। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्लिसिट डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो हमारी डेवलपमेंट करती है हमारी इम्प्लिसिट नॉलेज के लिए, कि जिस तरह से हम अपनी रीड को किस तरह से जो है वो बुक्स को रीड करें, किस तरह से वॉच कर सकते हैं हम अपनी मूवीज़ के थ्रू, हम लैंग्वेज को अचीव कर सकते हैं, टारगेट लैंग्वेज को किस तरह से जो है ना वो हम लोग कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू लैंग्वेज को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक्सप्लिसिट नॉलेज के थ्रू हम डिवेलप कर सकते हैं। लेसन नंबर 44 की तरफ आते हैं, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिस। अब प्रोडक्शन प्रैक्टिस, जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग पढ़े थे उसकी थर्ड टाइप है प्रोडक्शन प्रैक्टिस। प्रोडक्शन प्रैक्टिस क्या है कि आपने जिस तरह से जो है वो हर चीज़ सीख ली, ठीक है, अब लर्नर्स जो हैं वो इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रैक्टिस, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने सीखा उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। लर्नर्स प्रोड्यूस सिंपल वर्ड्स, यानी कि आपने जो लैंग्वेज सीखी, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, आप उसकी जो है वो सिंपल वर्ड्स में उसकी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जो सीखा उसको यूज़ कर रहे हो इन शॉर्ट, ठीक है। इसको हम लोग प्रोडक्शन प्रैक्टिस कहते हैं। अब ये प्रोडक्शन प्रैक्टिस का एम क्या है, नोटिस क्या किया जाता है, इन सेवरल वेज से इसको नोटिस किया जाता है। एक इसका वे है, एक उसको नोटिस किया जाता है, एम है इन शॉर्ट कि लिंग्विस्टिक आइटम्स, ठीक है, टारगेट लिंग्विस्टिक आइटम, किस तरह से आपने जो है वो प्री सेलेक्टेड टारगेट आइटम्स को
यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा है कम्युनिकेटिवली ओरिएंटेड टास्क फॉलोड बाय मेटा टॉक, किस तरह से आपने कम्युनिकेशन करनी है। फर्स्ट वे क्या देखा जाता है प्रोडक्शन प्रैक्टिस का, किस तरह से लिंग्विस्टिक आइटम्स को आपने यूज़ करना है, और दूसरा कम्युनिकेटिवली किस तरह से आपने जो है ना वो टास्क करना है फॉलो, ठीक है। इसको इन दोनों के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्शन प्रैक्टिस का एम है। अब अकॉर्डिंग टू स्वेन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज में हैव थ्री बेनिफिट्स देखे जाते हैं प्रोड्यूस करने के लैंग्वेज। इट मेक्स लर्नर्स अवेयर ऑफ देयर ओन लिमिटेशंस, ये लर्नर को अपनी लिमिटेशंस के बारे में बताती है कि क्या लिमिटेशंस हैं आपकी। इट फॉस्टर्स हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग, ये आपको फॉर्मेशन के बारे में बताती है और आपकी टेस्टिंग करती है। थर्ड पे क्या है, इट प्रोमोट्स रिफ्लेक्शन ऑन वंस ऑन एंड अदर्स लैंग्वेज यूज़, ये आपको अपनी रिफ्लेक्शन के बारे में बताती है और अदर्स लैंग्वेज यूज़ के बारे में, उसकी रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताती है। अब यहाँ पे 3 वेज बताए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके साथ कि 3 वेज कौन से हैं आपकी टारगेट लैंग्वेज की, यानी कि फीचर्स कौन से हैं। टास्क नेचुरलनेस, टारगेट स्ट्रक्चर कैन बी एक्सपेक्टेड टू अराइज नेचुरली एंड फ्रीक्वेंटली इन परफॉर्मिंग द टास्क। अब यहाँ पे जो है वो पहला स्टेप क्या आपको बताया जा रहा है, क्या आप फीचर बताया जा रहा है टारगेट लैंग्वेज का, कि आप इस तरह से जो है ना वो उसको अडॉप्ट कर लो उस टारगेट लैंग्वेज को, उसके स्ट्रक्चर को, कि आप नेचुरल लगो, ठीक है। आप जो है वो नेचुरली एंड फ्रिक्वेंटली उसको परफॉर्म कर सको, ठीक है। अब टास्क यूज़फुलनेस क्या है, टारगेट फीचर इज़ नॉट एसेंशियल, आपका जो फीचर है टारगेट वो एसेंशियल ज़रूरी तो नहीं है फॉर कंप्लीटिंग टास्क, कंप्लीट करने के लिए टास्क, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये यूज़फुल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। टास्क एसेंशियलनेस थर्ड है, लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ द एसेंशियल फीचर टू कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली। अब ये वाला जो थर्ड स्टेप है टास्क एसेंशियलनेस, ये आपके लिए एसेंशियल है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लर्नर्स के लिए, ताकि आप अपने टास्कों को कंप्लीट कर सको। अब फोर्थ पे आपको जो टाइप बताई गई थी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, वो नेगेटिव फीडबैक बताई गई थी। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जो आपने लर्निंग की है, आपको जब नेगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है कि आपके अंदर ये एरर्स हैं, आपके अंदर ये मिस्टेक्स हैं, उस एरर्स और उन मिस्टेक्स को सुन के आप अपनी लैंग्वेज को या जो भी चीज़ आपने लर्न की है उसको आप डेवलप कर सकते हो, उसको आप जो दोबारा से जो है ना वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। The negative feedback provides information to the learner as to what is not grammatically possible in the target language. लर्नर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्या चीज़ जो क्या ग्रामेटिकल जो है ना पॉसिबिलिटी आपकी टारगेट लैंग्वेज में, यानी कि टारगेट लैंग्वेज में ये पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये ग्रामेटिकल चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ आपको जो है यानी कि आपके एरर्स आपको बताए जाते हैं। इट्स टेक्निक इंक्लूड रीकास्ट, अब ये जो टेक्निक है वो बताई जाती है रीकास्ट में, और हमें जो है वो मेटा लिंग्विस्टिक क्लूज हमें बताती है। रीकास्ट में हमें इम्प्लिसिट नेगेटिव फीडबैक मिलता है और मेटा लिंग्विस्टिक क्लूज में हमें एक्सप्लिसिट नेगेटिव फीडबैक मिलता है। अब रीकास्ट आर व्यूड एज अ मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन ड्यू टू इट्स इम्प्लिसिट नेचर। रीकास्ट क्या, सबसे पहले अब आपको ये जो है ना वो डिफ़िकल्ट सा वर्ड नज़र आ रहा होगा कि रीकास्ट क्या है, रीकास्ट की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली रीकास्ट जो है वो एज अ टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज टीचिंग में कि लर्नर्स को करेक्ट कर सकें, उनके एरर्स को करेक्ट किया जाए, उसको हम रीकास्ट कहते हैं। अब जो रीकास्ट है वो देखी जाती है मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन ड्यू टू इट्स इम्प्लिसिट नेचर। इम्प्लिसिट नेचर की जो है ना वो अट्रैक्टिव जो है वो रीकास्ट देखी जाती है। लेसन नंबर 45 की तरफ आते हैं, इनपुट एंड सेकेंड लैंग्वेज पैराडॉजी। अब इसमें जो है वो इनपुट प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इनपुट इन्हांसमेंट आती है, फॉर्म फोकस आउटपुट आती है, नेगेटिव फीडबैक आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो न्यूमरस स्टडीज़ हैव एवेल्युएटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को जो है वो कंपेयर किया गया है ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस के साथ। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताया था कि आपकी टारगेट लैंग्वेज का डिज़ाइन, आपकी ग्रामेटिकल फॉर्म्स, मीनिंग्स, आप किस तरह से लर्निंग करोगे एक चीज़ की, आप किस तरह से इनपुट को अचीव करोगे, किस तरह से टारगेट लैंग्वेज को अचीव करोगे। तो ये प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर किया गया है ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सेम दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस दोनों सेम हैं, लेकिन
उनके अंदर एक डिफरेंस जो है वो देखा जाता है। वो डिफरेंस क्या है? दैट लैंग्वेज प्रोडक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस है उसमें लैंग्वेज प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर नहीं होता। लैंग्वेज किस तरह से प्रोड्यूस करनी है वो रिक्वायर नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस में हमें लैंग्वेज की प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर होती है। सेकेंड पैराग्राफ देखो, कंपैरिजन ऑफ विजुअली इन्हांस्ड वर्सेस नॉन इन्हांस्ड इनपुट शॉर्ट। अब क्या चीज़ हमें इन्हांस्ड और नॉन इन्हांस्ड इनपुट का कंपैरिजन बताया जा रहा है और फिर जो है वो रिजल्ट हमें बताए जा रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इज़मी 2002 ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इनपुट इन्हांसमेंट वर्सेस आउटपुट एक्टिविटीज़। जो ये कंपैरेटिव स्टडी है इनपुट इन्हांसमेंट की और आउटपुट एक्टिविटीज़ की, वो फेल हो गई थी क्योंकि उसका कोई भी एडवांटेज जो है वो हमें शो नहीं हुआ। उससे क्या फ़ायदा हुआ हमें नहीं पता। इसी वजह से ये दोनों जो इफ़ेक्ट्स थे, इनपुट इन्हांसमेंट और आउटपुट एक्टिविटीज़, ये दोनों फेल हो गए। सेकेंड पैराग्राफ देखो, स्टडीज़ हैव शोन दैट रीकास्ट कंट्रीब्यूट टू द लर्नर्स इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट एज मेजर्ड बाय द परफॉर्मेंस टेस्ट। अब जो रीकास्ट की कंट्रीब्यूशन है लर्नर्स के लिए, यानी कि जो आप लर्नर्स जो है वो किस तरह से अपने एरर्स को ठीक कर सकते हो, देख सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो रीकास्ट जो है वो इंटर लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी करता है। किस तरह से डेवलपमेंट करता है? परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू। आपको जो है वो एक्टिविटीज़ से इंगेज करवाया जाता है और फिर आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाता है, फिर आपकी लैंग्वेज को या इंटर लैंग्वेज को डेवलप किया जा सकता है। रीकास्ट वर कंसीडर्ड मोर बेनिफिशियल दैन मॉडल्स ऑन फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप रीकास्ट की ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आप एरर्स देख रहे हो लर्नर्स के, आपको पता चल रहा है कि क्या चीज़, कौन से स्टूडेंट में कौन सी चीज़ जो है वो मिस्टेक कर रही है, कौन सा एरर वो शो कर रहा है, तो आप जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको डेवलप कर सकते हो या उसको ख़त्म कर सकते हो। इसीलिए जो रीकास्ट है वो बेनिफिशियल है। अब लास्ट लाइन देखो इसी पैराग्राफ की, द सुपीरियरिटी ऑफ रीकास्ट पर वॉज कन्फर्म्ड बाय मैनी रिसर्चर्स। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसकी जो सुपीरियरिटी है, कि यानी कि ये सुपीरियर है हर चीज़ से, हर टेक्निक से, वो कन्फर्म किया है कि ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेनिफिशियल है। द रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड लैंग्वेज पेडागॉजी इज़ अ कॉम्प्लेक्स वन। जो रिलेशन है रिसर्च का और लैंग्वेज का, ये दोनों जो हैं वो कॉम्प्लेक्स वन है। क्यों कॉम्प्लेक्स वन है? क्योंकि जो रिसर्च है उसमें हम लोग फाइंड करते हैं कैन नॉट ऑलवेज एडवाइस टीचर्स अबाउट हाउ और व्हाट टू टीच। रिसर्च में हम क्या करते हैं कि फाइंडिंग्स करते हैं, और फाइंडिंग्स कभी भी हमें ये एडवाइस नहीं करती हैं कि टीचर्स को क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ जो है ना व्हाट टू टीच, हाउ किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से जो है ना क्या चीज़ टीच करनी है। ठीक है। हाउएवर जो लैंग्वेज है वो टीचर्स को क्या बताती है? वेल्थ के बारे में, ऑफ फाइंडिंग्स के बारे में, और सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन दैट मे इन्फॉर्म देयर मैथडोलॉजिकल ऑप्शंस। और क्या इन्फॉर्म करती है ये टीचर्स को? मेथड्स के बारे में, कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है। बट रिसर्च आपको मेथड्स को गाइड नहीं करती है, आपको इन्फॉर्म नहीं करती, बल्कि आप सिर्फ उसमें फाइंडिंग्स करते हो। ठीक है। सिमिलैरिटी, दे विल फाइंड रेलिवेंट प्रपोजल्स अबाउट द चॉइस ऑफ लैंग्वेज फीचर्स ऑन आइटम्स दैट मे मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिसीव फॉर्म फोकस इंस्ट्रक्शंस। अब लास्ट पे आप लोगों को जो है ना वो एब्रीवेशंस बताई गई हैं कि आपके ये थ्रू आउट द कोर्स आपको कौन कौन सी एब्रीवेशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। क्या एब्रीवेशन देखने को मिलती है? एफ ऑन एफ फोकस ऑन फॉर्म, यूजी यूनिवर्सल ग्रामर, IL इंटर लैंग्वेज, TL टारगेट लैंग्वेज, CDS चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच, CA कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, SL सेकेंड लैंग्वेज, SLL सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, SLA सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। चलें जी, आज जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कोड ENG 542। जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग द वीडियो कहा था कि लेसन नंबर 45 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कोर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।